28 फरवरी 2026 ईरान के कैपिटल तेहरान में सुबह के वक्त धमाकों की आवाज आती है। ईरान की मिलिट्री बेसिस, कमांड सेंटर्स और सबसे बढ़कर ईरान के सबसे पावरफुल आदमी के घर पर मिसाइल से हमले किए जाते हैं और कुछ ही मिनटों में मिडल ईस्ट की बहुत सी बाअसर शख्सियात इस हमले में मारी जाती हैं। इन शख्सियात में आयतुल्ला अली खामनाई भी शामिल थे। Ayatollah Khamenei is dead. आयतुल्ला खामनाई की अगर हम बात करें तो वो ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर थे जो कि 1989 से 2026 तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे और 28 फरवरी 2026 को इसराइल और यूएस के मिलिट्री ऑपरेशन में अली खामनाई मारे गए और इस ऑपरेशन को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया। Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives. इस ऑपरेशन के चंद घंटों बाद ईरान ने मिडल ईस्ट के इर्द गिर्द बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया। इन हमलों में बहुत सी यूएस मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया। इसके अलावा इसराइल पर भी बहुत से हमले किए गए और इस तरह से एक टारगेटेड स्ट्राइक कुछ ही लम्हों में 21st सेंचुरी के मिडल ईस्ट के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई। और इस जंग के असरात की अगर हम बात करें तो इससे ऑयल मार्केट एक्सप्लोड हुई, ग्लोबल ट्रेड को लेकर खतरे बढ़ गए और सबसे बढ़कर लाखों की तादाद में लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसराइल और यूएस का मकसद था कि वो ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करें। इसके अलावा ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोका जाए और ईरान के साथ दूसरे ममालिक जैसा कि इराक और गजा के रीजनल नेटवर्क को ख़त्म किया जाए और सबसे बढ़कर ईरान की हुकूमत को तब्दील किया जाए। इस सिलसिले में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उन्होंने एक मिलिट्री कैंपेन की है जिसके ज़रिए से उन्होंने ईरान की तरफ से होने वाले न्यूक्लियर अटैक के ख़तरे को ख़त्म कर दिया है। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने ईरान के मिसाइल्स और टेरर नेटवर्क्स को भी ख़त्म कर दिया है। इजराइल की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना था कि ईरान उनके वजूद के लिए ख़तरा था, इसलिए उन्होंने ईरान पर हमला किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के मास्टरमाइंड्स की अगर हम बात करें तो उनमें यूएस की एजेंसी CIA और इजराइल की एजेंसी मोसाद शामिल हैं। इन एजेंसीज ने अपने लोगों को ईरान में भेजा और ईरान के बड़े लीडर्स पर नज़र रखी। इसके अलावा साइबर सर्विलेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस के ज़रिए से भी ईरान की अहम शख्सियात पर नज़र रखी गई और इसी ज़रिए से उनकी बातों को सुना जा रहा था। और यही वजह है कि यह हमला उस वक्त किया गया जब ईरान के बहुत से लीडर्स एक जगह पर थे। अगर हम 28 फरवरी को तेहरान में होने वाली मीटिंग की बात करें तो इसमें बहुत सी बड़ी शख्सियात शामिल थीं, जैसा कि आयतुल्ला अली खामनाई जो कि ईरान के लीडर थे, उसके अलावा अली शमखानी जो कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर थे और IRGC के कमांडर्स और सीनियर मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स शामिल थे। और एक एस्टीमेट के मुताबिक 40 हाई रैंकिंग ईरानियन ऑफिशियल्स इस हमले में मारे गए। 28 फरवरी को होने वाली इस मीटिंग के अगर हम मकसद की बात करें तो इस मीटिंग में ये बात होनी थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे प्रोटेक्ट करेगा और रीजनल एलाइज और प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसा कि इराकी मिलिशियस, लेबनान का मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह और गाजा की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमास के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करेगा और यूएस और इसराइल की तरफ से अगर अटैक हुआ तो उससे बचने के लिए क्या प्लान किया जाएगा। आमतौर पर इस तरह की हाई प्रोफाइल मीटिंग्स ईरान के सुप्रीम लीडर के घर के अंडरग्राउंड बंकर में होती हैं, लेकिन उस दिन ये मीटिंग वहाँ नहीं हुई और इस चीज़ ने ही अटैक को और आसान बना दिया। इस ऑपरेशन की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो 27 फरवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप इस अटैक को करने का हुक्म देते हैं और अगली ही सुबह 200 इजरायली फाइटर जेट ईरान की तरफ रवाना कर दिए जाते हैं। इन जेट्स में हाईली इक्विप्ड B-2 बॉम्बर, F-18, F-16, F-22 और F-35 जेट शामिल थे और F-35 ही वो फाइटर जेट था जिसने खामनाई के कंपाउंड पर अटैक किया और उनकी जान ले ली। इन फाइटर जेट्स के अगर हम टारगेट्स की बात करें तो उनमें ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्च फैसिलिटीज, नेवल बेसिस, ग्राउंड हेडक्वार्टर्स और इंटेलिजेंस कंपाउंड शामिल थे। इस अटैक की तबाही का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि
जो लोग अली खामनाई के जानशीन बन सकते थे, हमने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में उनको भी मार दिया है। इस मैसेज में ट्रंप का मतलब ये था कि अब ईरान में पावर वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, मतलब कि अब ईरान के पास लीडरशिप बाकी नहीं रही। इसके जवाब में मुज्तबा खामनाई, जो कि अली खामनाई के बेटे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, उनका कहना था कि हमारे शहीदों के खून का बदला लिया जाएगा और ईरान के दुश्मन को जवाब दिया जाएगा। There will be revenge for the blood of the martyrs, particularly the children. और ईरान ने इसी सिलसिले में रिटेलिएट करते हुए इसराइल के इलाके तल अवीव मेट्रोपॉलिटन एरिया और हाइफा पोर्ट रीजन पर हमला किया। इसके अलावा इराक में मौजूद यूएस बेसिस पर भी हमला किया गया, जिनमें ऐन अल असद एयर बेस और एबल एयर बेस शामिल हैं। इसके अलावा कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई में भी यूएस बेसिस पर हमले किए गए और आगे चलकर ईरान के अलाइज भी इसकी मदद करने लगे, जिनमें लेबनान का मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह और इराकी मिलिशिया शामिल हैं। इसके जवाब में इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना था, इसराइल अपने आप को हर खतरे से बचाएगा और जो भी इसराइल पर अटैक करेगा उसको इस अटैक का हिसाब देना होगा। इस ऑपरेशन के अगर हम ग्लोबल इम्पैक्ट्स की बात करें तो ऑयल प्राइसेस जो कि 70 से 80 डॉलर्स फी बैरल थीं, वो 100 डॉलर्स फी बैरल से ऊपर जा चुकी हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का बंद होना है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की अगर हम बात करें तो ये इंडियन ओशन में मौजूद एक वाटर सप्लाई है जो कि 33 किलोमीटर वाइड है और ये ईरान के कंट्रोल में आती है। हर रोज इस जगह से 20 से 21 मिलियन बैरल्स ऑयल गुजरता है, लेकिन इस जंग की वजह से ईरान ने ये रास्ता बंद कर दिया है। इन हालात में सऊदी प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि ऑयल की सप्लाई में किसी किस्म की रुकावट सिर्फ हमारे रीजन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगी। इसके अलावा यूएन के जनरल सेक्रेटरी का ये कहना था कि मिडिल ईस्ट का ये रीजन एक और जंग नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिए इस लड़ाई को बातचीत तक लाना होगा। और अभी कुछ वक्त पहले यूएस प्रेसिडेंट ने G7 की डिस्कशन में ये बात की है कि ईरान सरेंडर करने वाला है। तो देखते हैं कौन, कब और कैसे सरेंडर करता है, क्योंकि अभी भी ये जंग खत्म नहीं हुई।